क्या बिना ज्ञान के आंखें भी अंधी हो सकती हैं? क्या केवल जन्म लेना ही पुत्र के लिए सफलता है, या उसका कर्म ही उसके वंश को उज्जवल करता है? नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन सार कथा अमृत पर। मैं हूं आपका मित्र और आज हम सुनेंगे एक ऐसे ग्रंथ की उत्पत्ति की कथा जिसने सदियों से मनुष्य को जीवन का सही रास्ता दिखाया है। कथा की शुरुआत होती है प्राचीन काल से, जहां भागीरथी नदी के पवित्र तट पर पटना नाम का एक नगर बसा था। उस नगर पर राजा सुदर्शन का शासन था। राजा सुदर्शन न केवल एक शक्तिशाली शासक थे, बल्कि एक चिंतित पिता भी थे। एक दिन उनकी राजसभा में सज्जन विद्वान उपस्थित थे। सभा का वातावरण गंभीर और पवित्र था। तभी एक विद्वान ने खड़े होकर शास्त्र के महत्व पर कुछ गहन श्लोक पढ़कर सुनाए। श्लोकों में एक बात थी जिसने राजा सुदर्शन के हृदय को गहराई से छू लिया। विद्वान ने कहा कि शास्त्र मनुष्य के नेत्र हैं। इन नेत्रों की सहायता से मनुष्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं, परोक्ष ज्ञान भी कर लेता है। इनके बिना आंखों वाला आदमी भी अंधा ही रहता है। यह बात राजा के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं थी। उसी क्षण राजा के मन में अपने ही पुत्रों का चेहरा कौंध गया। उसे अपनी संतान की चिंता सताने लगी। उसके पुत्र मूर्ख थे और व्यसनी भी। राजा को भय सताने लगा कि कहीं ये पुत्र उसके वंश को कलंकित न कर दें। एक पिता की वह व्यथा जब उसे अपने ही पुत्रों से वंश के कलंकित होने का भय हो, इसे केवल एक राजा ही समझ सकता था। राजा सुदर्शन ने उसी क्षण एक कठोर निर्णय लिया। उसने संकल्प किया कि वह अपने पुत्रों को अवश्य ही नीतिज्ञ और विद्वान बनाएगा। अगले दिन राजा ने एक विशेष सभा बुलाई। इस सभा में केवल पटना ही नहीं, बल्कि अन्य स्थानों के विद्वान भी पधारे थे। सभा में भारी भीड़ थी और सभी की नजरें राजा पर टिकी थी। राजा ने सभी विद्वानों के सामने अपनी व्यथा रखी। उसने कहा कि यदि कोई उसके मूर्ख पुत्रों को विद्वान बना दे तो वह उसका उपकार मानेगा, लेकिन शर्त यह थी कि इसके लिए केवल 6 मास का समय दिया गया है। राजा ने स्पष्ट कर दिया कि उसे शीघ्र परिणाम चाहिए। राजा का प्रस्ताव सुनकर सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी विद्वान अपनी अपनी जगह सिर झुकाकर बैठ गए। किसी में इतने कम समय में राजपुत्रों को राजनीतिज्ञ बनाने की सामर्थ्य नहीं थी। 6 महीने का समय बहुत कम था। राजसभा का वातावरण भारी हो चला था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सभा में बैठे विद्वानों की भीड़ में से एक व्यक्ति अपने आसन से उठा। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि विष्णु शर्मा नाम का एक तेजस्वी विद्वान ब्राह्मण था। उसका चेहरा आत्मविश्वास से द्युतित हो रहा था। उसने राजा की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा। विष्णु शर्मा ने घोषणा की, राजन, मैं वचन देता हूँ कि 6 महीने के अंदर मैं राजपुत्रों को राजनीतिज्ञ बना दूंगा। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। एक विद्वान ने केवल 6 महीने में मूर्ख राजपुत्रों को राजनीतिज्ञ बनाने का साहसिक दावा किया था। राजा सुदर्शन ने राहत की सांस ली। उन्होंने तुरंत अपने पुत्रों को विष्णु शर्मा के साथ विदा कर दिया। अब प्रश्न यह था कि विष्णु शर्मा इस कार्य को कैसे पूर्ण करेंगे। क्या वास्तव में इतने कम समय में कुपुत्रों को सुपुत्र बनाया जा सकता था? विष्णु शर्मा जानते थे कि केवल कठोर पाठों से इन बालकों को नहीं सुधारा जा सकता। उन्होंने एक अनोखा मार्ग चुना। उन्होंने इन राजपुत्रों को जिन मनोरंजक कहानियों द्वारा राजनीति और व्यवहार नीति की शिक्षा दी, उन कथाओं और नीतिवाक्यों के संग्रह को ही हितोपदेश कहा जाता है। विष्णु शर्मा ने शिक्षा के दौरान राजपुत्रों को जीवन के कड़वे सच से रूबरू कराया। उन्होंने समझाया कि यौवन, धन, अधिकार और अविवेक, इनमें से प्रत्येक मनुष्य को पाप कर्म में विरता सकता है। जिसके पास ये चारों हों, वे पाप के कौन से गत में विरंगे, इसका अनुमान भी कठिन है। राजपुत्रों को यह बात गहराई तक समझ में आई कि केवल राजपाट मिलने से कोई राजा नहीं बनता। कथा के इस मोड़ पर विष्णु शर्मा ने एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि कई कुपुत्रों से तो अच्छा है कि एक ही पुत्र हो, किंतु गुणी हो। कुपुत्रों की अधिक संख्या आकाश के अगणित तारों की तरह निरर्थक रह जाती है। एक सुपुत्र चंद्रमा की भांति अकेला ही कुल को उज्ज्वलता देता है। यह विचार आज भी प्रासंगिक है कि संख्या नहीं, गुणवत्ता मायने रखती है। राजपुत्रों को धीरे धीरे समझ आने लगा कि उनका जन्म केवल भोग विलास के लिए नहीं हुआ है।
विष्णु शर्मा ने उन्हें सिखाया कि संसार में उसी पुत्र का जन्म लेना सफल होता है जो अपने वंश की मान मर्यादा बढ़ाए। निरर्थक पुत्रों से क्या लाभ। धीरे धीरे वह समय निकट आ रहा था जब विष्णु शर्मा का वचन पूरा होने वाला था। राजपुत्रों में परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगा था। वे अब केवल राजा के पुत्र नहीं बल्कि भविष्य के योग्य शासक बन चुके थे। कहानियों के माध्यम से दी गई यह नीति शिक्षा उनके चरित्र का हिस्सा बन गई थी और यही वह क्षण था जब सब कुछ बदल गया। 6 महीने की अवधि पूरी हुई। विष्णु शर्मा ने राजा सुदर्शन के सामने अपने शिष्यों को प्रस्तुत किया। राजा ने देखा कि उसके वही मूर्ख और व्यसनी पुत्र अब विद्वान और नीतिवान बन चुके हैं। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं, अपार गर्व के थे। विष्णु शर्मा की वह शिक्षा पद्धति, जिसमें आधुनिक शिक्षा पद्धति से मेल खाने वाली मनोरंजक कहानियों का उपयोग किया गया, सफल साबित हुई थी। हितोपदेश केवल एक किताब नहीं बनी, बल्कि यह एक ऐसे मार्गदर्शन का स्रोत बन गई जो पीढ़ियों तक चलने वाला था। राजा सुदर्शन का वंश अब कलंकित नहीं, बल्कि उज्जवल होने वाला था। विष्णु शर्मा ने साबित कर दिया था कि सही मार्गदर्शन और सही समय पर दी गई शिक्षा किसी भी मूर्ख को विद्वान बना सकती है। राजसभा में फिर से वही सन्नाटा था, लेकिन इस बार यह सन्नाटा निराशा का नहीं, आश्चर्य और सम्मान का था। विष्णु शर्मा का वह साहस और उनकी वह प्रतिभा इतिहास में अमर हो गई। कथा का अंत यही नहीं होता। हितोपदेश की ये कथाएं आज भी हमारे बीच जीवित हैं। वे हमें बताती हैं कि कैसे ज्ञान के नेत्रों से हम अंधकार को मिटा सकते हैं। कैसे एक पिता की चिंता और एक गुरु का संकल्प एक पूरे वंश का भविष्य बदल सकता है। राजा सुदर्शन की वह चिंता और विष्णु शर्मा का वह वचन, दोनों ही इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए। पटना नगर की वह धरती और भागीरथी का वह तट आज भी उस पावन घटना का साक्षी बना हुआ है। जहां एक ओर राजा की चिंता थी, वहीं दूसरी ओर एक विद्वान का आत्मविश्वास था। और इन दोनों के मिलन से जो ज्ञान का दीप जला, वह आज भी मानवता के लिए मार्गदर्शक बना हुआ है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि समय की पाबंदी और वचन की पूर्ति ही एक सच्चे शिक्षक की पहचान है। राजा सुदर्शन ने अपने पुत्रों को पाया, विष्णु शर्मा ने अपने शिष्यों को गढ़ा और संसार को मिला एक अनमोल रत्न जिसका नाम है हितोपदेश। इस कथा का नाटकीय अंत इसी बात पर होता है कि जब संकल्प दृढ़ हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो सनातन सार कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।